हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवरे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम इडियम्स और फ्रेजेस की एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हर वीडियो में आपको 5 इडियम्स दिए जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। और यदि आप आम जीवन में इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश में इन इडियम्स का यूज़ करके अपनी इंग्लिश में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। तो आज का पहला इडियम है आपके सामने, अ बुल इन अ चाइना शॉप। बुल का अर्थ होता है सांड, ठीक है, हमने एक वीडियो में देखा था इसका मीनिंग भी। अच्छा, चाइना यहाँ पर जो है ना, चाइना देश की बात नहीं हो रही है, हाँ, चाइना कंट्री की बात नहीं हो रही। नहीं तो आप बोलो कि इसका तो विरोध करना चाहिए, है, हम इस इडियम का भी विरोध करेंगे क्योंकि इसमें चाइना है। ये जो चाइना है इसका देखो सी कैपिटल नहीं है, चाइना कंट्री का सी कैपिटल होता है, लेकिन इसमें देखो स्मॉल है। क्यों? क्योंकि चाइना का एक और अर्थ होता है चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी का जो सामान होता है उसको हम बोलते हैं चाइना। और चाइना शॉप किसको बोलते हैं? जहाँ पर ये सब मिलेगा। आपने अक्सर ऐसे शॉप देखे होंगे जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी किए हुए, है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, कप है, प्लेट है, गुलदस्ते हैं, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, आपने देखा होगा। और ये दुकानें अक्सर ना छोटी छोटी होती हैं, आप देखना, या बड़ी दुकानें भी हैं तो खूब भरी भरी होंगी, सब जगह सामान रखा होगा। और ये सामान बड़ा ही नाजुक होता है। अगर आप दुकान के अंदर जाते हैं तो बड़े सलीके से खड़े होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी काउंटर में हाथ रख दिया और पैर पीछे लटका रहे, झुला रहे, जैसा कि हम कई बार करते रहते हैं, वो हरकत वहाँ पर नहीं कर सकते। वहाँ पर तो बहुत आराम से जाना होता है, बहुत हिसाब से सामान उठाना रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी चूक से एक बहुत महंगा बर्तन भी टूट सकता है। अब ज़रा इस कहावत पर आते, ये कह रहा है अ बुल इन अ चाइना शॉप। आप इमेजिन करो कि चाइना शॉप में, यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में एक सांड घुस गया, तो क्या उसको कोई परवाह रहेगी कि यहाँ बर्तन है, मुझे अच्छे से खड़े होना है, अच्छे से दुम हिलाना है? नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी चाइना शॉप में कोई बुल घुस गया ना, तो आप समझ जाओ वो क्या करेगा। एक ठुमका जब वो मारेगा तो सारे बर्तन छिन्न भिन्न हो जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं उससे। Oh no. Ooh. Step light. You are a feather. A 2,000-pound feather. तो आप बोले ना, चाइना शॉप का आम जीवन में क्या यूज़ है वो देखते हैं। इसका मीनिंग होता है वैसे इनसेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग्स, यानी कि दूसरे लोगों की भावनाओं या फीलिंग्स के प्रति असंवेदनशील होना। अगर कोई व्यक्ति दूसरे पर्सन्स की फीलिंग्स के प्रति इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है, इमोशनलेस है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसका एक और मतलब होता है ऑकवर्ड होना चाहिए, क्लमजी। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? बेढंगा। भाई सांड जो है ना, दुकान में ढंग से नहीं खड़ा होगा, बेढंगा होगा। तो जब कोई बेढंगा है उसको भी हम बोलते हैं अब बोले ना चाइना शॉप। या कोई बहुत ही लापरवाही से बिहेव कर रहा है, बिना सोचे विचारे कुछ भी कर रहा है, दैट इज़ अ बुल इन अ चाइना शॉप। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं देखिए। इसके साथ अक्सर ना लाइक शब्द का यूज़ होता है, लाइक यानी के जैसे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, माई वाइफ ऑफन बिहेव्स लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग। जब भी शॉपिंग की बात आती है, मेरी पत्नी चाइना शॉप में एक बुल की तरह बिहेव करती हैं, यानी उसको मेरी भावनाओं की कदर नहीं होती है कि मतलब जो पैसे खर्च हो रहे हैं, मतलब जो भी कुछ है, तो मेरी भावनाओं की या मेरी पसंद नापसंद की कदर नहीं होती है। इसमें ये सेंस आ रहा है। या फिर आप कह सकते हो सम पॉलिटिशियंस गिव स्टेटमेंट्स लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। कुछ नेता आपने देखा होगा अजीब अजीब बयान दे देते हैं,
तो कुछ नेता कैसे बयान दे देते हैं, जैसे कि चाइना शॉप में बुल हो, उन्हें परवाह नहीं कि लोगों को क्या हर्ट होगा नहीं होगा, किससे क्या हानि हो सकती है, दे बिहेव रेकलेसली। तो ये दो एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें कि अब बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑकवर्ड है, क्लमजी है, इनसेंसिटिव है, केयरलेस है, सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला फ्रेज। अगला फ्रेज है आंट सैली। अब सुनने में तो लगता कोई आंटी का नाम होगा, शायद आंट सैली बोलते हैं उनको। जी नहीं, दरअसल ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में या फिर अमेरिका के कुछ हिस्सों में एक गेम खेला जाता था पुराने ज़माने में, शायद अभी भी खेला जाता होगा, मैं तो बहुत दिनों से गया नहीं हूँ हैं। तो वहाँ पर एक गेम होता है, उसमें क्या करते, लकड़ी का एक पुतला बनाते हैं, और वो जो लकड़ी का पुतला होता है ना, वो लड़की के फॉर्म में होता है, महिला के फॉर्म में होता है। हाँ, और आपको सुन के आश्चर्य होगा और शायद गुस्सा भी आएगा। वहाँ पर इस खेल में क्या होता है कि लोग हैं ना उसको मारते हैं, घूंसे, पंच, लात, जो भी उनको मारना उसको मारते हैं। पता अजीब सा गेम होता है ये आंट सैली करके। ठीक है, लेकिन इससे कहावत बन गई। और आंट सैली का आज अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं, एन ईजी टारगेट फॉर क्रिटिसिज्म, आलोचना के लिए सबसे सरल, सबसे आसान लक्ष्य, यानी जिस पे कोई भी आके आरोप लगा दे उसको बोलते आंट सैली। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी भी लोकल जो नेता होते, छोटे मोटे जो नेता होते ना, उनको अगर अपना थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, अपना नाम आम लेके आना है अखबारों में, तो वो क्या करेंगे, किसी भी कोई नई फिल्म जो आ रही है उसका विरोध कर देंगे, पुतला जला देंगे, तो अखबार में फ़ोटो आ जाएगी हैं, और कुछ दिन बाद वो मूवी भी रिलीज़ हो जाएगी और ज़्यादा टिकट बिकेंगी, नेताजी पहले ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कहते हो, इसको आंट सैली बोलते हैं। इजी टारगेट है, आसान टारगेट होता है क्या करने का, क्रिटिसाइज करने का, उसकी आलोचना करने का। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, लक हैज़ ऑलवेज बीन द आंट सैली फॉर फेलियर, किस्मत असफलता के लिए हमेशा से ही आंट सैली रहा है। बिल्कुल सही है, जब भी लोग असफल होते हैं तो किसकी आलोचना करते हैं, लक की, किस्मत की, या फिर भगवान की। जब भी कोई असफल हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि उसमें मेरी क्या क्या गलती हैं, मुझ में क्या कमी रह गई, मेरे प्रयास में क्या कमी रह गई, वो तो यहाँ वहाँ खोजता रहेगा कि किसकी वजह से मैं असफल हुआ। तो वो अपने घर के बैकग्राउंड को दोष दे देगा, अपने एजुकेशन को दे देगा, सरकार को दे देगा, फलाने ठिकाने को दे देगा, और कोई नहीं मिला तो किस्मत तो है ही, फिर हैं, किस्मत है, भगवान है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पसंद आएगा। रिया चक्रवर्ती हैज़ बिकम द आंट सैली ऑफ द न्यूज़ चैनल्स आफ्टर द सुशांत सुसाइड केस। तो रिया चक्रवर्ती क्या बन गई हैं, आंट सैली बन गई हैं। उन्हीं को सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, मतलब जितने भी चैनल्स आप देखोगे भैया यही है कातिल नंबर 1, यही है। मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ भैया, हाँ, नहीं तो कल को आप बोलो पक्का इसका भी ना रिया चक्रवर्ती से कुछ लेना देना है, इसलिए उसका बचाव कर रहा। मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके। अगला फ्रेज है एट बे। देखो, बे का मतलब होता है खाड़ी। आपने सुना होगा द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और खाड़ी में क्या होता है, आपने देखा होगा, खाड़ी में ना बहुत गहरी खाई होती है, मतलब उसके बाद तो फिर समुद्री होता है, समझ लो। उससे पानी मतलब जो है ना, उस ऊंचाई से पानी जाता है और गिरता है, खाड़ी उसी को बोलते हैं एट बे। तो एट बे का मतलब क्या होता है, आप इमेजिन करो कि एक जो व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो भाग रहा है, ठीक है, अपने दुश्मनों से बच के भाग रहा है, और सब बंदूक लिए उसका पीछा कर रहे हैं, हथियार हैं उनके पास, ठीक है, और भागते भागते वो खाड़ी में पहुंच गया। अब खाड़ी में ज़रा पहुंच जाएगा, देखो क्या हो गया, आगे तो फिर समंदर है, आगे तो बहुत सारा पानी, अगर वो जंप करेगा तो। और इस तरफ कौन खड़े हो गए, उसके दुश्मन है। हिंदी मूवी में बहुत बेहतरीन सीन आपने देखा होगा कई जगह, उसमें तो हीरो कूद जाता है हीरोइन को लेके और वो बच भी जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा हो जाए ना, तो एट बे का मतलब क्या हो गया, वो फंस गया।
एट बे का मतलब है अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर देयर इज़ नो एस्केप, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। या कॉर्नर्ड यानी वो घिर गया है, उसको बोलते हैं एट बे। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन द ऑफिसर वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल टेकिंग ब्राइब ही फाउंड हिमसेल्फ एट बे, यानी जब ऑफिसर को रंगे हाथों रिश्वत लेने के दौरान पकड़ा गया, उसने अपने आप को कहाँ पर पाया? एट बे, यानी फंसा हुआ पाया। ठीक है, यहाँ पर एक और बात देखते, बे से एक और इडियम बनता है कीप एट बे। अगर आप किसी भी दुश्मन को या किसी भी बुरी चीज़ को एट बे रख रहे हो ना, मतलब आप उससे बच के रह रहे हो, उसको प्रिवेंट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, तो कीप एट बे का मतलब होता है स्टॉप या प्रिवेंट समथिंग नेगेटिव, समथिंग बैड। जैसे आप एग्जांपल्स देख लेते हैं कि द सोल्जर्स केप्ट द एनिमीज एट बे, या द सोल्जर्स केप्ट द अटैकर्स एट बे, यानी सोल्जर्स ने क्या किया, वो जो एनिमीज़ हैं, दुश्मन है या जो आक्रमण करता है ना, उनको बे पर रखा, यानी रोक के रखा। जब तक और सेना आ रही तब तक रोक के रखा, एट बे रखा, कॉर्नर्ड घेर के रख दिया बिल्कुल, है ना। अगला फ्रेज़ है आर्च राइवल। देखो राइवल का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी, और आर्च का मतलब होता मुख्य। तो आर्च राइवल का अर्थ है मुख्य प्रतिद्वंदी, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर जिससे आपकी ज़्यादा दुश्मनी है। और यहाँ राइवल की जगह आप कॉम्पिटिटर या एनिमी भी यूज़ कर सकते हो, यानी आर्च एनिमी, आर्च कॉम्पिटिटर, आर्च राइवल, सबका अर्थ है मुख्य दुश्मन, मुख्य प्रतिद्वंदी, मुख्य प्रतिस्पर्धी। एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल्स देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे। पहला एग्जाम्पल है मिस्टर राहुल गांधी इज़ द आर्च राइवल ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी मिस्टर राहुल गांधी मिस्टर नरेंद्र मोदी के मुख्य दुश्मन हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। हंसने वाली बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिस्टर अभिषेक बच्चन हैज़ बिकम माई आर्च एनिमी सिंस ही मैरिड ऐश्वर्या, मिस्टर अभिषेक बच्चन मेरे मुख्य दुश्मन हो गए हैं जब से उन्होंने ऐश्वर्या से। आज का लास्ट फ्रेज है अ फेदर इन वंस कैप, यानी किसी की टोपी में फेदर होना। फेदर क्या होता? पंख। तो इसका मीनिंग क्या होता, लेकिन अर्थ क्या होता वो देखते हैं। इसका अर्थ होता है एन अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि, कोई भी सफलता, कोई भी चीज़ जिससे आपको प्राउड हो, ठीक है, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, उसको बोलते हैं फेदर। अ फेदर इन वंस कैप। वंस की जगह कोई दूसरे शब्द लगा सकते, जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, हर या देयर, जो भी आपको लगाना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विनिंग द चैम्पियनशिप वॉज अ फेदर इन हिज कैप, यानी वो चैम्पियनशिप जीतना उसके टोपी में एक फेदर था, यानी उसके जीवन में एक अचीवमेंट था। या एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वॉचिंग दिस वीडियो इज़ अ फेदर इन योर कैप, इस वीडियो को देखना आपके जीवन में एक उपलब्धि है, सफलता है भैया। कम मत समझना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ठीक है, रिश्तेदारों से भी शेयर करें। ऐसे रिश्तेदार जो आपको बहुत पसंद है उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है। लेट अस फिनिश, सी यू सून।